हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और मैं आपका स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के पोएटिक डिवाइसेस। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कवर किया था इसी पोम का एक्सप्लेनेशन और समरी, और आज देखते हैं कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं जो कैरोलाइन वेल्स ने इसमें कवर की हैं। इससे पहले कि हम जानें कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस वेल्स ने इसमें यूज़ की है, जानते हैं पोएटिक डिवाइसेस होती क्या हैं। ये वो लिटरेरी टूल्स होते हैं जो कोई भी राइटर या ऑथर अपने लिखे हुए काम को या अपनी बोली गई किसी भी बात को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उनका एक डीपर मीनिंग बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अटेंशन ग्रैब करने के लिए या अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, ये होते हैं लिटरेरी टूल्स जो बेसिकली एक डीपर मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी राइटर या ऑथर अपनी वर्क्स में यूज़ करता है। चलिए आइए, सबसे पहला कौन सा पोएटिक डिवाइस है जो वेल्स ने यूज़ किया है, वो है ऑक्सीमोरॉन। व्हाट इज़ ऑक्सीमोरॉन? It combines contradictory or opposite terms to create a new phrase that expresses a paradoxical idea. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी contradictory यानी opposite, इसका मतलब होता है कोई भी दो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत हैं, ऑपोजिट हैं, या ये भी कह सकते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं और जिनका एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं होता है, एक दूसरे के अगेंस्ट ही वर्ड्स होते हैं। ऐसे कोई भी वर्ड्स जब एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तब उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। क्यों ये वर्ड्स इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं? ताकि हम एक ऐसा आइडिया पेश कर सकें या प्रेजेंट कर सकें जो वैसे तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगेंस्ट है, एक पैराडॉक्सिकल आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स? पैराडॉक्स भी एक पोएटिक डिवाइस ही है और इसका मतलब होता है दो ऑपोजिट आइडियाज़। देखिए, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स में सबसे मेजर डिफरेंस यही होता है कि ऑक्सीमोरॉन दो ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में बात करता है, वहीं पैराडॉक्स जो है वो दो ऑपोजिट आइडियाज़ के बारे में बात करता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, इस एक फ्रेज़ में या एक सेंटेंस में बिगिनिंग और एंड ये दोनों वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत या आरंभ, एंड का मतलब होता है अंत। ये दोनों एक ही सेंटेंस में एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि अंत ही शुरुआत है। तो अंत और आरंभ एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं, लेकिन फिर भी जो आइडिया यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है और उसको कंबाइंडली एक सिंगल आइडिया की तरह ही प्रेजेंट किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। तो जब एक फ्रेज़ में ऑपोजिट आइडियाज़ की बात होती है तब उसे पैराडॉक्स कहा जाता है। वहीं अगर ऑक्सीमोरॉन की हम बात करें तो दो ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी या एक दूसरे के विपरीत शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तब उसे ऑक्सीमोरॉन हम कहेंगे। क्यों मैंने आपको ये डिफरेंस बताया? क्योंकि सबसे पहले तो ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स में डिफरेंस जानना ज़रूरी ही है कि वर्ड्स कहाँ एक्सप्रेस हो रहे हैं और आइडियाज़ कहाँ एक्सप्रेस हो रहे हैं। नाउ ऑक्सीमोरॉन यूज़ कैसे होता है? हम ये कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीमोरॉन पैराडॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं यूज़ होता है, इन सम वे, नॉट एग्जैक्टली द वे बट कुछ हद तक। ऑक्सीमोरॉन में वर्ड्स जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं वो जब यूज़ करते हैं तो उसका बेसिक आइडिया होता है एक पैराडॉक्सिकल आइडिया को एक्सप्रेस करना, यानी भिन्न आइडियाज़ को बताने के लिए ही ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल होता है।
और इस पोम में किस तरह से वेल्स ने इस आइडिया को यूज़ किया है, आइए चलिए देखते हैं। नोबल वाइल्ड बीस्ट, अभी वाइल्ड बीस्ट तो एक ही हुआ, वाइल्ड बीस्ट कौन है, वाइल्ड बीस्ट है द बंगाल टाइगर। तो वाइल्ड बीस्ट के साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, नोबल। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ कि यहाँ पर अगर हम बीस्ट को हटा भी दें, लेट्स से यहाँ बीस्ट है ही नहीं, कोई और वर्ड लगा दें, ह्यूमन ही लगा दें, क्योंकि उसी के साथ तो कंपेयर किया गया है इन एट्रीब्यूट्स को, तो नोबल वाइल्ड ह्यूमन भी अगर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वाइल्ड के बाद क्या लिखा हुआ है। व्हाट मैटर्स इज नोबल और वाइल्ड, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखना ज़रूरी है कि जो नोबल है और वाइल्ड है वो, देखिए सिर्फ एक साथ आना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों शब्द एक ही चीज़ को या एक ही व्यक्ति को या जानवर को, जैसा कि इस पोम में है, उस एक के बारे में ही बात होनी ज़रूरी है, अलग अलग मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम सिर्फ बंगाल टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं और बंगाल टाइगर को कहा गया है नोबल वाइल्ड। ऐसा नहीं है कि नोबल किसी और के बारे में बात हो रही है और वाइल्ड किसी और के बारे में बात हो रही है, नो, इट्स नॉट द केस। द केस इज़ नोबल वाइल्ड बंगाल टाइगर के बारे में बात हो रही है। नोबल और वाइल्ड एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, यानी एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड्स हैं, या हम कह सकते हैं कि वाइल्ड और नोबल ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के अर्थ को काटते हैं, साथ लेकर नहीं चलते हैं उस अर्थ को। तो इसी तरीके का इसी तरीके के दो शब्द जब एक साथ आते हैं तब हम उन्हें कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। और इस पोम के सेकंड स्टेंजा में जहाँ बंगाल टाइगर की बात कर रही हैं वेल्स, वहाँ उन्होंने सेकंड स्टेंजा की सेकंड लाइन में इस पोएटिक डिवाइस को अप्लाई किया है। अब बढ़ते हैं आगे, और कौन सा ऑक्सीमोरॉन और उन्होंने कहाँ कहाँ यूज़ किया है। एग्जैक्टली लास्ट स्टेंजा में जहाँ वो कैमेलियन की बात कर रही हैं और लिख रही हैं ट्रू कैमेलियन। अगर आपको याद हो तो इस स्टेंजा को एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको बताया था कि कैमेलियन से पहले ट्रू लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी वेल्स को, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी है वो राइट टाइम जब हम ये बात करेंगे कि कैमेलियन के साथ ट्रू वर्ड यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए कैमेलियन कौन है, कैमेलियन सिर्फ एक वर्ड नहीं है, कैमेलियन बेसिकली एक वाइल्ड क्रीचर का नाम है, एक वाइल्ड क्रीचर है बेसिकली, ठीक है। इस वाइल्ड क्रीचर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ईयर्स और विंग्स नहीं है, वो तो चलो इसका अपीयरेंस हो गया, लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट है और वो है स्किन कलर चेंज कर लेता है, ठीक है, यस। तो जब ये स्किन का कलर चेंज कर लेता है डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड और मूड, तो मूड और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जब ये अपने स्किन का कलर चेंज कर लेता है, इसलिए ये क्या है, दल बदलू या पलटू, जब देखो ज़रूरत के अकॉर्डिंग पलट जाता है। तो बेसिकली क्या हम कैमेलियन को लिख सकते हैं डिसऑनेस्ट, या जो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी ना हो, somebody who cannot be trusted, isn't it? तो इस पे तो हम ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। बट जब हम ट्रू की बात करते हैं तो ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है सच्चा, एकदम सही, ठीक है। तो सच्चा, सही या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ट्रू का मतलब हो गया ऑनेस्ट, और कैमेलियन का मैंने आपको क्या बताया था, डिसऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी कभी भी डिसऑनेस्टी के साथ साथ नहीं चलती, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे की बात को, एक दूसरे के मीनिंग को काटते हैं। तो जब ये साथ में नहीं चल सकते हैं, लेकिन जब वेल्स इनको साथ में यूज़ कर रही है, तो इसका मतलब वो यहाँ कौन सी पोएटिक डिवाइस को या लिटरेरी टूल को अप्लाई कर रही हैं,
एग्जैक्टली, ऑक्सीमोरॉन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो पोएटिक डिवाइस है वो है अलिट्रेशन। क्या है अलिट्रेशन, आइए देखते हैं। अलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड दैट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। इसका मतलब होता है अलिट्रेशन किसी भी शब्द के साउंड्स यानी स्वर से जुड़ा हुआ होता है। और कौन से स्वर? शुरुआती स्वर, यानी किसी भी शब्द को जब हम बोलने लगते हैं या उसका उच्चारण करने लगते हैं तो जिस स्वर के साथ वो उच्चारण शुरू होता है, यानी जिस भी साउंड के साथ वो जो वर्ड है वो स्टार्ट होता है, वो साउंड जब सिमिलर होते हैं या सेम होते हैं बेसिकली, तब वहाँ पे अलिट्रेशन आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोमिंग राउंड, तो जो सबसे पहला साउंड है वो है र का, और ये र का साउंड जो है रिपीट हो रहा है, एक सिंगल फ्रेज में रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसे ऑलिट्रेशन कहेंगे। जब उस और जो आसपास ही प्लेस्ड हो, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। अभी क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स का ये मतलब नहीं होता कि नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब जस्ट एक के बाद एक ही हो, आसपास होना चाहिए। जैसे हम अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो लेप एंड लेप, तो यहाँ एल है, यहाँ एल है, तो दो वापस सेम ही साउंड है ल के, लेकिन क्या ये नेक्स्ट टू ईच अदर है, यानी एक के बाद एक है? नहीं। एंड से ये इनमें एक दूरी आ जाती है, इनमें जो डिफरेंस है, जो स्पेस का जो डिफरेंस है वो एंड की वजह से आ जाता है, ठीक है। तो पास में होने चाहिए। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि दोनों शब्द जो हैं या दो से ज़्यादा शब्द भी जो हो सकते हैं, तो दो शब्द या दो से ज़्यादा शब्द वो सारे एक के बाद एक ही आते हैं, नहीं। इनके बीच में दो या तीन शब्दों की दूरी हो सकती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो फर्स्ट में आर और आर, र का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, रोमिंग राउंड। सेकेंड में ल का साउंड रिपीट हो रहा है। थर्ड जो सेंटेंस है, थर्ड जो एग्जाम्पल है, उसमें क्या साउंड रिपीट हो रहा है? वेल, अक्सर यहाँ आके काफ़ी बच्चे जो हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं साउंड्स के रिपीट होने की या सेम साउंड्स के रिपीट होने की बेसिकली, लेकिन कई बार मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो लेटर्स देखने लग जाते हैं कि अच्छा यहाँ एल है, यहाँ एल है, तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑलिट्रेशन अप्लाई कर देते हैं, ये ऑलिट्रेशन ही है। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये बेसिकली ये है कि स्वर, साउंड, मतलब जो सुनाई दे रहा है वो सेम होना चाहिए। स्पेलिंग से मतलब नहीं है या किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है उससे मतलब नहीं है। तो जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें जो हमारा दूसरा वर्ड है वो तो हमें सीधा क्लियरली समझ में आ रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है तो ह, तो हग्स, ह। लेकिन जो डब्ल्यू से WHO, हु, ये वू नहीं है, व से या व से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ह से ही स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ हु। तो दोनों ही जो वर्ड्स हैं उनके जो शुरुआती साउंड है वो सेम है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, तो पहला तो ये साउंड हो गया है। तो इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि साउंड्स की बात हो रही है। कभी भी बच्चों इसको लेटर्स के साथ कंफ्यूज मत करना। ऑलराइट, नेक्स्ट जो लास्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है अ नोविस माइट नॉन प्लस, दोनों ही नो, ये दोनों ही साउंड अगेन सेम है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, फिर से इनमें डिफरेंस है, यानी दोनों शब्दों में दूरी है, माइट शब्द से वो दूरी बन रही है। तो ये ध्यान रखें कि एक के बाद एक होना ज़रूरी नहीं है, बीच में 2 से 3 शब्द हो सकते हैं एक फ्रेज़ के अंदर, लेकिन सिमिलर सेम साउंड होना चाहिए। आई होप आपको ऑलिट्रेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी का हिंदी में हम कहते हैं विडंबना, कि कैसी विडंबना है, लेकिन इंग्लिश में इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, चलिए देखते हैं। दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड टू ब्रिंग सटायर और ह्यूमर। इस पोम के एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि कैरोलाइन वेल्स बहुत ह्यूमरस जो टच है वो देती है अपने वर्क्स में, और हाउ टू टेल एनिमल्स में तो ये ह्यूमरस होना बहुत बार उन्होंने ऐड किया है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर ह्यूमर की बात हो रही है तो वहाँ पे आयरनी वेल्स ने ज़रूर से ज़रूर यूज़ की ही होगी। ऑलराइट, तो सटायर और आयरनी इनका मतलब होता है कि मजाक की तरह किसी चीज़ को कुछ कहना। कई बार कुछ नेगेटिव बात भी हम कहते हैं, लेकिन वो कहने का तरीका हम थोड़ा सटायरिकल रखते हैं, इस तरीके से कहना कि हमें सुनने वाले को हंसी भी आए और उसको वो बात भी समझ में आ जाए, फिर भले ही वो कितनी भी नेगेटिव बात हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। सटायर और ह्यूमर ऑन समथिंग और समबडी, किसी चीज़ पे भी कहा जा सकता है या किसी इंसान के बारे में भी ये बात हो सकती है। इट इज़ डन बाय गिविंग टू मीनिंग्स टू अ वर्ड और अ फ्रेज, सरफेस मीनिंग एंड अंडरलाइंग मीनिंग। इसका ये मतलब है कि जब भी कुछ ऐसी बातें जिसके दो अर्थ निकलते हैं, एक अर्थ जो हम एग्जैक्टली कह रहे हैं टू द पॉइंट कि वही है, और एक होता है छिपा हुआ हिडन मीनिंग, या कह सकते हैं अंडरलाइन मीनिंग, मतलब बात के नीचे छुपी हुई दूसरी बात का अर्थ। ओके, तो आयरनी समझाने का यही तरीका होता है कि हम ह्यूमरसली या सटायरिकली कोई ऐसी बात कह रहे हैं ताकि जिसका सरफेस मीनिंग भी है, एग्जैक्ट एक्यूरेट मीनिंग जो हम बोल रहे हैं वही है, और दूसरा एक ऐसा मीनिंग है जो छुपा हुआ है, अंडरलाइंग है। ओके, वेल्स ने इस पोम में कहाँ कहाँ आयरनी यूज़ की है। पहला एग्जाम्पल है अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। इसको बहुत ध्यान से समझिए। हमने ऑक्सीमोरॉन में भी नोबल वाइल्ड, मैंने आपको समझाया था नोबल वाइल्ड के बारे में बात की है। देखिए यहाँ हम सिर्फ नोबल वाइल्ड के बारे में बात नहीं कर रहे, नोबल और वाइल्ड एक दूसरे से ऑपोजिट है। यहाँ आयरनी में हम सिर्फ नोबल वाइल्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ये जो एक आइडिया है, क्या कोई वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर आपको ग्रीट करेगा? ग्रीट करने का क्या मतलब होता है? हाय हेलो करना, नमस्कार करना या चरण स्पर्श। ग्रीट करने का मतलब तो यही हुआ ना। आई डोंट थिंक कि बंगाल टाइगर ऐसा कुछ भी करने वाला है। वो तो सीधा आके आपको जो मिलेगा ना, वो सीधा आपको पाउंस करके आपको जान से ही मारेगा ताकि उसका डिनर रेडी हो जाए, इजंट इट? तो यहाँ पे जो ग्रीट का मीनिंग है ना, वो एक ह्यूमर देता है, एक सटायर देता है, यानी यहाँ पे हमारी आयरनी आती है। यहाँ पे वेल्स बताती हैं कि उसका ग्रीट करने का तरीका क्या होगा। उसका ग्रीट करने का तरीका बेसिकली है आपको अटैक करना। तो ये एक ह्यूमर भी है ताकि और आपको समझ में भी आता है। तो दो मीनिंग हो गए, एक तो एग्जैक्ट है कि भाई आपसे मिल रहा है, और एक अंडरलाइन मीनिंग जो है वो है अटैक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। He will give you just one more caress. Caress is the irony here. क्यों? सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है बेयर की। एग्जैक्टली स्टेंजा 4 में वेल्स ने इसके बारे में बात की है। बेयर आपको हक करता है, इजंट इट? और अगर पहली बार में आपको समझना आए कि आपको ये हक किससे मिल रहा है, तो फिर वो दूसरी बार भी आपको हक करता है। तो यहाँ पे केयरस का मीनिंग क्या है? आपको अगेन एक केयर दिखा रहा है। केयरस मीन्स व्हाट कि आपकी केयर कर रहा है, लेकिन कैसे केयर कर रहा है? आपको हक करके। तो एक मीनिंग जो इसका सरफेस मीनिंग है वो तो क्या हुआ? आपको हक कर रहा है। बट द अंडरलाइन मीनिंग हियर इज कि वो आपको किल कर रहा है।
It is the way of bear to kill you or to attack you. Alright? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आयरनी का मतलब होता है किसी भी शब्द के दो अर्थ होना, दो मीनिंग होना. पहला अर्थ होता है सरफेस मीनिंग, जैसे केयरस का हग हो गया, और दूसरा मीनिंग होता है अंडरलाइन मीनिंग, जो यहाँ पे हो गया किल. ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. जो अगली पोएटिक डिवाइस है वो है रेपिटिशन. इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट पोएटिक डिवाइसेस. सबसे आसान पोएटिक डिवाइसेस में से एक है. रेपिटिशन हम समझते ही हैं कि रिपीट, किसी भी चीज़ का रिपीट होना यानी दोहराना, बार बार रिपीट होना या बार बार किसी चीज़ का दोहराए जाना. इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू रिपीट. क्या रिपीट करना? टू रिपीट अ सिंगल वर्ड, phrases और stanzas at intervals. सबसे पहले समझते हैं intervals का मतलब यहाँ क्या है. intervals का मतलब होता है breaks. ठीक है, intervals का मतलब होता है breaks. breaks का मतलब है थोड़ी थोड़ी देरी में repetition होना. अभी किस चीज़ का repetition होना? या तो सिंगल वर्ड्स का रिपीटिशन है, ठीक है, या फिर फ्रेजेस या सेंटेंसेस का रिपीटिशन हो सकता है, या फिर पूरे के पूरे स्टैंजा का ही रिपीटिशन हो सकता है. आइए देखते हैं वेल्स ने हमारी पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में कहाँ कहाँ रिपीटिशन को यूज़ किया है. सबसे पहला एग्जाम्पल है ही विल ओनली लैप एंड लैप, यानी पाउंड्स एंड पाउंड्स. ये वर्ड आई थिंक अभी तक सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ वर्ड है इस पोम की एक्सप्लेनेशन में, तो ज़रूर याद रखिएगा. और मैं इसलिए भी इसको ज़्यादा याद रखने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि हम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हैं, अटैकिंग तरीके को बता रहे हैं, और उसमें इस वर्ड को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होगा. डोंट जस्ट यूज़ अटैक, ऑल्सो यूज़ पाउंड्स, ताकि आप उस प्रोसेस को भी समझा सकें. ओके, चलिए, तो लैप एंड लैप, लैप यहाँ भी है, लैप यहाँ भी है. अगेन आप कंफ्यूज नहीं होंगे हमारी ऑलिट्रेशन वाली पोएटिक डिवाइस से. ऑलिट्रेशन में हम सिर्फ ये जो ले जो है, ले साउंड जो आ रहा है, सिर्फ उसके रिपीट होने के बारे में बात कर रहे थे. लेकिन यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हम इस पूरे वर्ड के रिपीट होने की बात कर रहे हैं. इज़न्ट इट? तो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हम नहीं होंगे. दूसरा एग्जाम्पल है हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड. फिर से हम पूरे वर्ड की बात कर रहे हैं, वेरी वेरी हार्ड. ठीक है, लेकिन कौन से जानवर की बात यहाँ हो रही है? कौन सा वाइल्ड बीस्ट है? बताइए. चलिए, एग्जैक्टली बेयर, और कोई नहीं बट बेयर की बात हो रही है. वेरी गुड. चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं. ये है हमारी लास्ट पोएटिक डिवाइस जो वेल्स ने इसमें यूज़ की है, पर्सोनिफिकेशन. क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? आइए देखते हैं. This poetic device is used to confer human qualities on something that is not human. Confer का मतलब होता है अप्लाई करना किसी पे, ठीक है, एप्लीकेबल होना. यानी ये जो पोएटिक डिवाइस है ऐसी चीज़ों पे या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उन पर अप्लाई होता है जो एक्चुअली समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन. मतलब मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे ये पेन है, तो ये पेन एक ऑब्जेक्ट ही हुआ ना, एक चीज़ है, इट्स अ थिंग. ठीक है, इसके लिए अगर मैं कोई भी ऐसी बात कहती हूँ कि इस पेन को आज मैंने इतना यूज़ किया कि ये भी बेचारा रोने लगा, तो पेन तो नहीं रोता. रोते कौन है? इंसान रोते हैं. यानी इंसान की एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने इस पेन में लेकर आई हूँ, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन हो गया. यानी बेसिकली पर्सन
का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी और पे यानी जानवर पे भी कई बार अगर अप्लाई करते हैं उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अभी वेल्स ने इसमें कौन कौन से जो पर्सोनिफिकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, द पोएट रेफर्स टू द टाइगर नॉट एज इट बट एज ही। ही हम किसे कहते हैं? मेल्स को। ही जो है वो मेल्स, भले वो किसी भी एज के मेल्स हों, मेल्स यानी मेन, किसी भी एज के हों, इट्स एन इन्फेंट यानी शिशु इन्फेंट हो या कोई एडोलेसेंट लड़का हो, कोई भी लड़का हो, किसी भी एज का मेल हो, उसके लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम जानवरों की बात कर रहे होते हैं तो यूजुअली हम इट का ही यूज़ करते हैं। लेकिन वेल्स ने यहाँ पे इट का यूज़ ना करके ही का यूज़ किया है, और इसी से हमें पता चलता है कि वेल्स ने यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को एक पर्सोनिफिकेशन दिया है, पर्सोनिफाई किया है यहाँ पे। ये क्यों किया है? ये इसलिए भी किया है, मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि इस पोम के अंदर हर वाइल्ड एनिमल का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है, उसे इंसान के एक रवैये से या बिहेवियर से कंपेयर किया गया है। वेल्स का ये तरीका है कि वो एक वाइल्ड एनिमल को एक ह्यूमन का, ये जो ही वर्ड है, एक ह्यूमन का ट्रेट इस्तेमाल करके पर्सोनिफिकेशन लाके ये कंपैरिजन इनडायरेक्टली दिखा रही है। ऑलराइट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। और एक और एग्जाम्पल है ऑफ कैरोलाइन वेल्स क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें वो ह्यूमर ऐड करना कभी नहीं भूलती। ऑलराइट, चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। In the poem, the hyena and crocodile have been personified. hyena और crocodile इन दोनों को personified किया गया है। कैसे? The human qualities of smiling and weeping have been given to the hyena and crocodile respectively. हाइना के बारे में स्माइलिंग की बात बताई गई है और क्रोकोडाइल के लिए रोने की बात बताई गई है। ये जो दोनों ही इमोशंस होते हैं यूजुअली हम हमेशा इंसानों के लिए ही यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ ये मीनिंग नहीं है कि क्या जानवर दुखी नहीं होते या जानवरों को खुशी नहीं होती। ऑफ कोर्स होती है। वी बीइंग ह्यूमंस, हमें शायद नहीं पता होगा कि अगर वो हंसेंगे तो क्या करेंगे, रोएंगे तो क्या करेंगे, अनटिल अनलेस हम बहुत ज़्यादा जानकार ना हो उनके बारे में। तो अगर एक साधारण या कॉमन वे में अगर मैं कोई बात कहूँ तो उसका मतलब यही होता है कि रोने जैसे ये जो इमोशन है, रोना या हंसना या स्माइल पास करना, ये यूजुअली एक इंसान के साथ ही यूज़ होने वाले इमोशंस होते हैं, किसी और के साथ नहीं। क्योंकि हम यही मानकर चलते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स में शायद इमोशंस होते ही नहीं हैं, वो सिर्फ एक ही बात जानते हैं, विच इज़ किलिंग। ऑलराइट, तो इसीलिए स्माइलिंग और वीपिंग यानी मुस्कुराना और रोना, ये दोनों ही जो पर्सोनिफाइड वर्जन्स है, जो बातें हैं, इमोशंस हैं, वो हाइना और क्रोकोडाइल के साथ रिस्पेक्टिवली यूज़ की गई हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा पोएटिक डिवाइसेस का ये वीडियो एंड होता है। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इन दी एंड मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है हाई क्वालिटी कंटेंट, और उसी के साथ ये सभी टॉप कोर्सेज वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ इनके लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। और वीडियोस के एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।